ओके, तो कल हमने रक्त परिसंचरण तक किया था। ठीक है, उसके कार्य देखे थे। ठीक, अब उससे आगे चलेंगे। रक्त की रचना। रक्त की रचना। ठीक है, रक्त की रचना आपको डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया था कि कैसे है। उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है ना। तो यही रक्त की कंपोजिशन है। ठीक, थोड़ा उसे देखेंगे अब। ठीक, अभी डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया था, एक और बार दिखा देना नितिन जी जरा सबको। सर आपका म्यूट है। सॉरी 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 सॉरी। तो मैं कह रहा था, वो जो रक्त वाला डायग्राम था आपने देखा। ठीक है, तो इसमें चार आपको ध्यान में रखने हैं, ये डायग्राम भी ध्यान में रखना है। और इसमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये चार तो आपको ध्यान में रखना ही है। और जितने बार आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखोगे उतने बार आपको ये डायग्राम इमेजिन करना है, ये याद रखना है कि बस ये डायग्राम है। और चार ये याद रखने हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आपका मौखिक इतना तो याद रहेगा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कहीं पर भी आएगा तो आप ये चार से फैमिलियर हैं, इन चार टर्म से फैमिलियर है, इसके बारे में आप लिख दोगे। अगर कोई इतना भी देख रहा होगा इस डायग्राम को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा में क्या है, कंटेन कर रहा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका करता है? सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन, यूरिया, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा हमारा। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज, एंटीजेंस को रोकने का काम ये करेगा। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करेगी? ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगी। और रेड ब्लड सेल्स बेसिक काम क्या है इसका? कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बस इतना इतना आप इनका ध्यान रखें, और बाकी एक्सटेंड करके आप लिख लोगे। अभी आपके इंटरनल आएंगे तो इतना भी ध्यान रखोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। ठीक, अब आएंगे रक्त की सामान्य परिचय लिखेंगे। रक्त की रचना के अंदर लिखेंगे रक्त का सामान्य परिचय। क्या लिखेंगे? रक्त का सामान्य परिचय। रक्त शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक क्या हो गया? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जो शरीर के विभिन्न अंगों तक, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन और हार्मोन का परिवहन करता है। अब ये परिवहन, जितने बार ये परिवहन याद आए तो ब्लड में कौन कर रहा है परिवहन? प्लाज्मा। इतना ध्यान रहे, परिवहन आया तो ब्लड में कौन कर रहा है परिवहन? प्लाज्मा। ठीक है, का परिवहन करता है। साथ ही यह अपशिष्ट पदार्थों को हटाने, साथ ही यह अपशिष्ट पदार्थों को हटाने
तापमान नियंत्रण, ये अपशिष्ट पदार्थों को हटाने, तापमान नियंत्रण और रोग प्रतिरोध में भी योगदान देता है, और रोग प्रतिरोध में भी योगदान देता है। अब रक्त के अंदर क्या है हमारे, प्लाज्मा, तो इसके बारे में लिख लेंगे, प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में लिख लेंगे, है ना। तो पहला लिखेंगे रक्त का कंपोजिशन, उसमें लिख देना रक्त का कंपोजिशन। उसमें आप पहला लिखो प्लाज्मा, रक्त का लगभग 55% हिस्सा, प्लाज्मा में आप लिखेंगे रक्त का लगभग 55%, 55% हिस्सा प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा से बना होता है। यह हल्का पीला तरल है, आपने देखा था डायग्राम में, येलो कलर का था, यह हल्का पीला तरल है जिसमें 90%, 90 से 92% जल, जिसमें 90 to 92% जल, प्रोटीन, प्रोटीन कितने 7% अराउंड। आइए नंबर्स मेंशन करना आंसर लिखते हुए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लगता है कि हाँ भाई थोड़ी डिटेल नॉलेज है, आपको आंकड़ों की नॉलेज है। तो प्रोटीन 7%, और प्रोटीन के अंदर क्या लिखोगे, जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो प्रोटीन जैसे क्या हो गए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये प्रोटीन का था, ठीक है, 3 प्रोटीन बताए इन्होंने, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये तीन प्रोटीन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स अलग है। और क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन 3 थे, इलेक्ट्रोलाइट्स अलग है, ओके। और हॉर्मोन्स होते हैं, और हार्मोन होते हैं। यह रक्त का परिवहन माध्यम है, मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा प्लाज्मा। जब भी रक्त में परिवहन की बात आई तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट करेगा, ये हमारा प्लाज्मा होगा। तो ये रक्त का परिवहन माध्यम है, ठीक। फिर उसके बाद आएंगे हम आरबीसी पे। सेकंड है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, लाल रक्त कण। आरबीसी का मुख्य कार्य, इसमें आप लिखेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये द्विकंपीय आकार वाले होते हैं, द्वीप, द्वीप होता ना, द्विकंपीय, द्विकंपीय आकार वाले होते हैं।
जिसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो ये एक डिफरेंस भी है। तो जिसमें केंद्रक नहीं होता, द्विकंपीय आकार वाले होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता। हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर या रंग लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रेड ब्लड सेल्स का रंग लाल होता है। अब डब्ल्यूबीसी में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसका रंग लाल नहीं होता, इसलिए वो सफेद होता है। ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन डब्ल्यूबीसी। ओके, अब श्वेत रक्त कण, जरा आप लोग एक टर्म को नोट करें, द्विकंपीय आकार है ना, तो जरा कोई मुझे बताना है द्विकंपीय आकार कैसा होता है और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी नहीं, आराम से पहले नोट्स लिख लीजिए, इसे इंग्लिश में सर्च करना कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं और इसका आकार कैसा होता है। द्विकंपीय आकार वाले होते हैं। ठीक, अब डब्ल्यूबीसी पे आओ। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और रक्त में कम प्रतिशत में होते हैं, और रक्त में कम प्रतिशत में होते हैं। इनके प्रकारों में न्यूट्रोफिल जो उनके टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, और बेजोफिल आते हैं, इनके टाइप्स में हम देखा, इनके प्रकारों में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल
और बेसोफिल आते हैं। ठीक। एक कंपोजिशन होगा व्हाइट ब्लड सेल्स का। अ, हाँ, इसमें भी ज्यादा क्लियर नहीं है। दूसरा है कोई? दूसरा नहीं भेजा था मैंने। अच्छा, खोलना, वही खोलना जरा, देखते हैं इसका। अभी जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, इन्हें लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। इन्हीं के अंदर दो तरह के वो हैं हमारे। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में ही हमारे दो तरह के क्लासिफिकेशन है। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक है हमारा अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। अब इसके अंदर ही हमारे आप देखोगे तीन, अगर आपको क्लियर जैसे दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता देता हूँ। पहला है हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर हमारा है न्यूट्रोफिल्स, इयोनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ रहे हैं। तीन ये आगे। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके अंदर हमारे क्या आ रहे हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं भी आती है उन्हीं लिम्फोसाइट्स के अंदर। और एक है हमारा यहाँ पीला वाला, ये जो आपको दिख रहा है लास्ट में देखो, पीला वाला कॉलम, मोनोसाइट्स। ठीक है। तो ये है डब्ल्यूबीसी की कंपोजिशन। डब्ल्यूबीसी की कंपोजिशन क्या है? ये इसके अंदर आ रहे हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। ठीक। अभी आगे जाके डब्ल्यूबीसी का पूरा सेक्शन है ना, तो उसमें अभी कवर होगा। हम्म, तो यही देख लो आप ना। ठीक। डब्ल्यूबीसी आपने ये देख लिया अभी। ओके। अब डब्ल्यूबीसी देख लो, पूरा देख लिया आपने, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर आ रहा है। ल्यूकोसाइट्स के अंदर फिर ग्रेन्यूल, ये जो आपका कौन सा है हमारा, ग्रेन्यूलोसाइट्स आ रहा है और ग्रेन्यूलोसाइट्स आ रहा है। ठीक है, ग्रेन्यूल जो आप ये न्यूट्रोफिल पढ़ रहे हैं और इयोसिनोफिल पढ़ रहे हैं, बेसोफिल पढ़ रहे हैं, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर आ रहा है। ठीक। और आगे जाके आप एक ग्रेन्यूलोसाइट्स भी पढ़ोगे, दूसरा क्लासिफिकेशन उसका। ठीक है, उसके अंदर अलग क्लासिफिकेशन है। तो अभी फिलहाल इतना ही लिखो। अभी डब्ल्यूबीसी का पूरा एक सेक्शन है, उसे कवर करेंगे। ठीक। अब था, नहीं ये नहीं, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स छोटे और बिना केंद्रक वाले कण होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? छोटे और बिना केंद्रक वाले कण होते हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। इनका मुख्य कार्य जो रक्त का थक्का बनाते हैं ना, वो ये प्लेटलेट्स है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना है, जो चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकते हैं। जो चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, अभी तो हमने ये देखा
कि कंपोजिशन देखा इसका रक्त की संरचना में। अब है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सॉरी कंपोजिशन ऑफ ब्लड नहीं, सॉरी फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। रक्त के कार्य आगे जाके अलग से हैं, ठीक है ना। अभी छोटा सा एक उसका वो है, क्योंकि हमें ये रक्त की रचना के अंदर कवर करना है, इसलिए छोटा सा है अभी। रक्त के प्रमुख कार्यों में ऑक्सीजन, रक्त के प्रमुख कार्यों में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, सेकंड कार्य इसका ये। फिर शरीर का तापमान नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, और प्रतिरक्षा का समर्थन शामिल है, और प्रतिरक्षा का समर्थन शामिल है। इसी के अंदर अब नेक्स्ट हम लिखेंगे रक्त की संरचना का जैविक महत्व, रक्त की संरचना का जैविक महत्व। फर्स्ट लिखना था रक्त का सामान्य परिचय, सेकंड लिखना था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसमें आपने 4 कवर किए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड में लिखना था फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फोर्थ आप लिखोगे रक्त की संरचना का जैविक महत्व, फोर्थ में क्या लिखोगे, रक्त की संरचना का जैविक महत्व। रक्त का संतुलन, सॉरी संतुलित, रक्त का संतुलित स्तर शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, रक्त का संतुलित स्तर शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति, और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। रक्त का असंतुलन, रक्त का असंतुलन जैसे एनीमिया या लुकेमिया, जैसे एनीमिया या लुकेमिया, शरीर की समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, शरीर के समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब उदाहरण और केस स्टडीज देख लेंगे इससे रिलेटेड। मतलब जैविक महत्व में हम उदाहरण लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जैविक महत्व लिख रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, ये जो से ज्यादा होते हैं, तो क्या बीमारी होती है, फिर उदाहरण क्या है, केस स्टडी क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं, उसमें एक उदाहरण मेंशन करना होगा, उदाहरण और केस स्टडी। तो एनीमिया का उदाहरण पहला लिखो, एनीमिया का उदाहरण।
एनीमिया एक सामान्य रक्त विकार है। एनीमिया एक सामान्य रक्त विकार है जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया, आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया में व्यक्ति को कमजोरी, सिरदर्द में व्यक्ति को कमजोरी, सिरदर्द और त्वचा का पीला होना अनुभव होता है, और त्वचा का पीला होना अनुभव होता है। सेकंड, लुकेमिया लुकेमिया का उदाहरण लुकेमिया एक कैंसर है। लुकेमिया एक कैंसर है जो डब्ल्यूबीसी के असामान्य उत्पादन से जुड़ा है, जो डब्ल्यूबीसी के असामान्य उत्पादन से जुड़ा है। उदाहरण के लिए एक 45 वर्ष के व्यक्ति को थकान, एक 45 वर्ष के व्यक्ति को थकान, लगातार बुखार और रक्तस्राव के साथ लुकेमिया का निदान हुआ। लुकेमिया का निदान हुआ जिसे बोन मैरो बायोप्सी द्वारा पुष्टि की गई, जिसे बोन मैरो बायोप्सी द्वारा पुष्टि की गई। ठीक। थर्ड है सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण। सिकल सेल एनीमिया का सिकल उदाहरण का स्पेलिंग बोलिए सर। SICKLE। SI मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। हाँ, SICKLE, सिकल सेल एनीमिया। सुई की तरह चुभता है, इसमें सुई की तरह ब्लड्स क्या होते हैं, इसमें ठोस हो जाते हैं और सुई की तरह चुभते हैं, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण, यह एक आनुवंशिक विकार है। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का आकार, आरबीसी का आकार बदल जाता है। यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिससे वे सख्त हो जाते हैं, जिससे वे सख्त हो जाते हैं
और वाहिकाओं में जाम हो जाते हैं, और रक्त वाहिकाओं में, और रक्त वाहिकाओं में जाम हो जाते हैं। ठीक, ये एक अनुवांशिक विकार है जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिससे वे सख्त हो जाते हैं और रक्त वाहिकाओं में जाम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा छात्र को लगातार दर्द, एक युवा छात्र को लगातार दर्द, थकान, दर्द, थकान और संक्रमण जैसी समस्याएं थी, और संक्रमण जैसी समस्याएं थी, जिसका निदान सिकल सेल एनीमिया था। जिसका निदान सिकल सेल एनीमिया था। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स डिसऑर्डर का उदाहरण। फोर्थ के लिखोगे, प्लेटलेट डिसऑर्डर का उदाहरण। एक एक मरीज एक मरीज जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट काउंट कम होना, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है ब्रैकेट में लिख देना, प्लेटलेट्स काउंट कम होना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया व्हाट इट इज, प्लेटलेट काउंट कम होना। ठीक है, था, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था, उसे आसानी से रक्तस्राव होता था। प्लेटलेट्स कम है तो रक्त का थक्का जमेगा नहीं, तो खून बहता ही रहेगा। उसे आसानी से रक्तस्राव होता था। जैसे कि त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे, जैसे कि त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे, और मसूड़ों से और मसूड़ों से रक्तस्राव और मसूड़ों से रक्तस्राव, इसमें दवाइयों से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें दवाइयों से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये हुई रक्त की रचना। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये जो हमारी है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लिखो, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट्स, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम
की मुख्य रक्षक कोशिकाएं हैं? जो संक्रमण और भारी हानिकारक तत्वों से शरीर की रक्षा करती है। जो संक्रमण और भारी हानिकारक तत्वों से शरीर की रक्षा करती है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम की मुख्य रक्षक कोशिकाएं हैं जो संक्रमण और भारी हानिकारक तत्वों से शरीर की रक्षा करती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सामान्य विशेषताएं, श्वेत रक्त कण की, व्हाइट ब्लड सेल्स की सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट डालें, सर आपकी उत्पत्ति। वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही? नितिन जी, नेटवर्क आ रहा है मेरा? ठीक आ रही है आवाज सर। कनेक्शन चेक कर लेना सब अपने। इससे आगे, हाँ जी, इससे आगे क्या है बोला है सर? हानिकारक तत्वों से शरीर की रक्षा करती है, हाँ, जो संक्रमण इससे आगे जो बता दीजिए। संक्रमण और भारी हानिकारक तत्वों जो संक्रमण और भारी हानिकारक तत्वों से शरीर की रक्षा करती है। फिर उसके बाद सामान्य विशेषताएं, डब्ल्यूबीसी की सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। उत्पत्ति, इनका निर्माण मुख्य रूप से, इसमें लिखोगे, इनका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इनका निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इस प्रक्रिया को हेमोटोपोएसिस कहते हैं। ये जो इनका निर्माण होने वाली प्रोसेस है, इसको हेमोटो हेमेटोपोएसिस पोएसिस हेमेटोपोएसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को पोएसिस कहते हैं। संख्या, नेक्स्ट पॉइंट है संख्या। एक स्वस्थ वयस्क में इनकी सामान्य संख्या 4000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। एक स्वस्थ वयस्क में इनकी सामान्य संख्या 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। फिर संरचना में आएंगे इनकी। नेक्स्ट है संरचना। ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। इसका कारण हमने देखा था क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो रेड होते हैं, इनमें नहीं होता तो रंगहीन होते हैं। तो संरचना में देखेंगे, ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। सर रंगीन होते हैं कि रंगहीन होते हैं? रंगहीन। ओके ओके, थैंक यू। रंगहीन, ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता।
इनमें एक स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी में हमने देखा था न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, गतिशीलता। ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें एक स्पेशलिटी होती है, क्रॉल करते हुए मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं, उन्हें इम्यूनिटी प्रदान करने, अनलाइक आरबीसी। तो गतिशीलता में क्या है, ये अमीबॉइड गति कर सकती है। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड गति कर सकती है, मतलब क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट, ठीक है। जिससे ये रक्त वाहिकाओं से निकलकर जिससे ये रक्त वाहिकाओं से निकलकर ऊतकों तक पहुंच जाती हैं। ऊतकों तक पहुंच जाती हैं। इस प्रक्रिया को डायपिडेसिस डायपिडेसिस कहते हैं। मैंने कहा ये अमीबॉइड गति कर सकती है। अमीबॉइड गति से मतलब क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट, ठीक है। जिससे ये वाहिकाओं से निकलकर, रक्त वाहिकाओं से निकलकर डिफरेंट टिश्यूज निकलकर ऊतकों तक पहुंच जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि डब्ल्यूबीसी एक इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इस प्रक्रिया और जो ये अमीबॉइड मूवमेंट करती है और टिश्यूज तक पहुंच जाती है वाहिकाओं से निकलकर, इसको क्या कहते हैं, इसको, इस प्रक्रिया को डायपिडेसिस कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण। डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण। तो इसमें आप लिखोगे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म में कणों की उपस्थिति के आधार पर, मतलब ये साइटोप्लाज्म के आधार पर, जो उसमें कणों की उपस्थिति है उसके आधार पर, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्या है वो क्लासिफिकेशन? पहला है कणिकामय ग्रैन्युलोसाइट्स, कणिकामय ग्रैन्युलोसाइट्स, हिंदी में बोलेंगे कणिकामय, इंग्लिश में उसे लिखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, वो सब इसी के अंदर थे, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, ठीक। कल एक प्रॉपर डायग्राम आपको दिखाऊंगा, मतलब ब्लड के कंपोजिशन का, मतलब कैसे कि उनकी क्लासिफिकेशन हो रही है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, है ना। कल एक प्रॉपर डायग्राम दूंगा, आज डब्ल्यूबीसी कर रहे हैं तो इसी पे रहो अभी। अब इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में आप लिखोगे इनके कोशिका द्रव्य में, इनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में
सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। और इनका केंद्रक कई खंडों, लोब्स, खंडों को बोलेंगे लोब्स, LOPES, में विभाजित होता है। और इनका केंद्रक कई खंडों में विभाजित होता है। इनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं और इनका केंद्र कई खंडों में विभाजित होता है। ठीक। अब पहला आप लिखोगे इसके अंडर, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल्स। क्या हमारा न्यूट्रोफिल्स। ये संख्या में सर्वाधिक होता है। ये संख्या में सर्वाधिक सर्वाधिक होते हैं। जो कि 60 से 70% है। जो कि 60 से 70% है। 60 to 70% है। इनका मुख्य कार्य बैक्टीरिया को निगलकर नष्ट करना। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, WBC तो हम देखते ही हैं कि एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, पर उसके अंदर WBC के अंदर क्या काम कर रहे हैं, ये फंक्शंस कौन अलाउ कर रहा है WBC को करने के लिए, तो उनके अंदर छोटे छोटे ये हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये बैक्टीरिया को निगल करता है, क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया को निगलकर नष्ट करना। जो चोट के जरिए आपके शरीर में बैक्टीरिया घुसते हैं उनको निगलकर नष्ट करता है, वहीं पर फैलने नहीं देता, निगलकर नष्ट करना है। और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ये जो बैक्टीरिया को निगलकर नष्ट करना, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इस प्रक्रिया को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, EOSINOPHILS। EOSINOPHILS, eosinophils। न्यूट्रोफिल्स की स्पेलिंग थी NEUTROPHILS। ठीक। इनकी संख्या 2 से 4% होती है। इनकी संख्या 2 से 4% होती है। ये एलर्जी और परजीवी संक्रमण, ये एलर्जी और परजीवी संक्रमण, ब्रैकेट में लिख देना पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ये एलर्जी और परजीवी संक्रमण, ब्रैकेट में लिखना पैरासिटिक इन्फेक्शंस, के दौरान सक्रिय होती है। के दौरान सक्रिय होती है। नेक्स्ट लिखो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, BASOPHILS। BASOPHILS, बेसोफिल्स। इनकी संख्या 0.5 to 1%, 0.5 से 1% तक होती है। 0.5 to 1% होती है।
ये हिस्टामाइन ये हिस्टामाइन और हेपरिन, हिस्टामाइन और हेपरिन जैसे रसायनों का स्त्राव करती है। अब ये दोनों करते क्या है? ये इन्फ्लेशन, ये लिख लिया, हेपरिन जैसे रसायनों का स्त्राव करती है। जो सूजन इन्फ्लेमेशन और रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जो सूजन इन्फ्लेमेशन और रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो आज यहीं तक करेंगे। कल इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है ग्रेनुलोसाइट्स, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक।